Assalamualaikum. Okay, so now we have the last topic in this chapter, number 21, which is the concept of co-integration. अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट से कि co-integration होती क्या है एंड देन we'll develop as we move along. अच्छा जी, the regression of a non-stationary time series on an other non-stationary time series may produce a spurious regression. पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको स्पूरियस रिग्रेशन बताया था और उसमें मैंने आपको सिंपली ये बताया था जब हम दो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज को रिग्रेस करते हैं एक दूसरे पर कि अगर वाई टी और एक्स टी दोनों नॉन स्टेशनरी हैं और उनकी रिग्रेशन हम रन करें तो इट वुड बी कॉल्ड स्पूरियस रिग्रेशन क्योंकि पहली तो आपकी सीरीज नॉन स्टेशनरी होती हैं और दूसरा हम उसमें देखते हैं कि उसके ऊपर से कोफिशिएंट भी सिग्निफिकेंट आते हैं लेकिन उसकी आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम आती है और डबल मॉडसन भी कम होता है क्योंकि उस मॉडल में मिस स्पेसिफिकेशन होती है तो स्पूरियस रिग्रेशन के बाद सपोज हम कहते हैं कि हमारा ये रिग्रेशन है जिसमें कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई टी प्लस यू टी। अब अगर आपका सी और वाई दोनों आई वन है, जैसे हमने पढ़ा था आई वन क्या होता है, ऐसी सीरीज जिनको एक दफा डिफरेंस लें तो वो स्टेशनरी हो जाती है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि दोनों नॉन स्टेशनरी थी, इनका फर्स्ट डिफरेंस लें तो वो स्टेशनरी हो जाती हैं, दोनों आई वन है। अच्छा, अब सीरीज तो नॉन स्टेशनरी है लेकिन इन दोनों का एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन हो। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन हम इनकी रेजिडुअल टर्म को कह सकते हैं क्योंकि एज यू नो फ्रॉम द बेसिक इकोनोमेट्रिक कोर्स के जो यू टी हैट है वो किसके इक्वल होता है, हम सी टी माइनस एल्फा हैट माइनस बीटा हैट वाई टी। अगर आपको फेमिलियर नहीं लग रहा तो सिंपल आप एक्स सी की जगह एक्स लगा दें या सी की जगह वाई लगा दें और वाई की जगह एक्स लगा दें तो ये वही है कि हम वाई माइनस फिर अपनी रिग्रेशन को माइनस करते थे उसमें से रेजिडुअल बेसिकली जिस चीज़ के इक्वल होता है, मतलब आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू उसमें से माइनस करें तो वो यू टी हैट के इक्वल होता है। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि रेजिडुअल बनता है यू टी हैट। अब सी टी और वाई टी बोथ आर नॉन स्टेशनरी, both are I1, but we have a linear combination of these two non-stationary series, which is UT hat. अब अगर ये जो UT hat है ये स्टेशनरी है, अगर ये I0 निकल आता है तो हम कह सकते हैं कि CT and YT are co-integrated and बीटा जो होगा is the co-integrating parameter। ठीक है, सीरीज नॉन स्टेशनरी थी लेकिन उनका हमने एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया कि वो नॉन स्टे कि वो स्टेशनरी है, तो फिर हम कह सकते हैं कि सी टी और वाई टी को इंटीग्रेटेड है। इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि आपका जो कंजम्पशन और इनकम है सी टी और वाई टी है उनमें स्टोकास्टिक ट्रेंड है, तो जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है ना तो वो उस स्टोकास्टिक ट्रेंड को कैंसल आउट कर देता है, तो हमारे पास एक स्टेशनरी सीरीज आ जाती है। So CT and YT are co-integrated if there exists a linear combination of CT and YT that yields a stationary series। ठीक हो गया, ये वही बात है। Economically speaking, two variables will be co-integrated if they have a long-term or equilibrium relationship between them। इकोनोमेट्रिक्स में हम कहते हैं co-integration और इकोनॉमिक्स में उसका क्या मतलब होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप। जैसे अभी पीछे हमने बात की कि सी टी और वाई टी को इंटीग्रेटेड है, तो इसका क्या मतलब है कि सी टी और वाई टी में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कंजम्पशन और इनकम में एक लॉन्ग रन रिलेशनशिप है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मनी डिमांड, इनकम और इंटरेस्ट रेट। बेसिकली मनी डिमांड फंक्शन है आपका कि मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम एंड नेगेटिव फंक्शन ऑफ
द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब मनी डिमांड का डेटा इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम मनी सप्लाई से इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि मनी डिमांड इक्वल्स मनी सप्लाई। तो इफ मनी डिमांड इक्वल्स मनी सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम है, तो हम एम वाई एंड आई आर को कहेंगे कि वो कोइंटीग्रेटेड हैं व्हेन देयर इज लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री वेरिएबल्स। अच्छा, we take their error as it is deviation from assumed equilibrium। अब देख लें मनी डिमांड फंक्शन क्या है, हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है दैट अल्फा इंटरसेप्ट बीटा वाई। वाई आपकी इनकम चेंज होगी तो डिमांड फॉर मनी चेंज होगी, और दूसरा वेरिएबल आपका इंटरेस्ट रेट है, अगर वो चेंज होगा तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा आपकी मनी डिमांड पे। फिर हमने कहा कि डिमांड का डेटा नहीं होता, तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके मनी सप्लाई से इसको एस्टिमेट करते हैं, तो दैट मीन्स मनी डिमांड इक्वल्स मनी सप्लाई। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम है जब मनी डिमांड इक्वल्स मनी सप्लाई। अगर डेविएशन होगी, अगर दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो वो डेविएशन क्या कहलाएगी, वो डेविएशन कहलाएगी एरर। तो एरर किसके इक्वल है, द डेविएशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। Now to check the deviation between money demand and money supply, we check stationary property of this deviation। हम जो हमारा EI है, हम उसकी स्टेशनैरिटी को चेक करेंगे। अगर EI आपकी जो एरर है, आपका ये जो डेविएशन है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ये टेम्पररी है, देन एरर वुड बी स्टेशनरी। इफ दिस डेविएशन इज temporary, then co-integration exists, or we can say long run equilibrium exists। देखिए मैंने बात कहाँ से शुरू की थी, मैंने बात शुरू की थी कि दो नॉन स्टेशनरी सीरीज हैं, अगर हमारे पास उनका ऐसा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए जो स्टेशनरी हो, तो हम कहेंगे कि हमारे वो दो नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स को इंटीग्रेटेड है। हमने कहा सी टी और वाई टी आई वन है, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज द रेजिडुअल टर्म। अगर हम उस रेजिडुअल की स्टेशनरी चेक करें और वो स्टेशनरी निकल आती है, तो दैट मीन्स आपका सी टी और वाई टी में लॉन्ग रन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, आपके सी टी और वाई टी को इंटीग्रेटेड है। अब हमने इकोनॉमिक्स की एग्जांपल ली मनी डिमांड की। हमने कहा मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है, वेयर मनी डिमांड इक्वल्स मनी सप्लाई। इन दोनों में कोई भी डिसइक्विलिब्रियम आएगा, वो किसके इक्वल होगा, वो एरर के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम इस एरर की स्टेशनैरिटी को चेक करें, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया था, तो उससे हमें पता चलेगा कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इंटीग्रेटेड है या नहीं, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हमारा एम वेरिएबल वाई और आई को इंटीग्रेटेड है इन द लॉन्ग रन या नहीं। तो अगर ये जो डेविएशन है, ये जो ई है, ये स्टेशनरी निकल आएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो डेविएशन थी इक्विलिब्रियम से, ये टेम्पररी है, इन द लॉन्ग रन ये करेक्ट हो जाएगी। और अगर ये डेविएशन करेक्ट हो जाएगी, और अगर ये हमारी डेविएशन स्टेशनरी है, तो इसका मतलब है कि कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो money demand, and then again money demand equals money supply. If deviation of money demand and money supply is temporary, then this implies that long run relationship exists between money demand, income and investment. Economic theory says that regression can be meaningful if deviation from equilibrium is temporary phenomena and it would no longer be spurious। हमने कहा था दो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज को एक दूसरे पर रिग्रेस करें तो वो स्पूरियस रिग्रेशन होती है, लेकिन अगर वो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज का जो हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, उनकी जो इक्विलिब्रियम से डेविएशन है, जो एरर है, अगर वो टेम्पररी है, वो स्टेशनरी है, तो फिर वो आपका रिलेशनशिप स्पूरियस नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं।
If none of the linear combination is stationary, that no integration and regression would be spurious and should take first difference to make stationary. ठीक है, अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता ही नहीं है जो स्टेशनरी हो, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको सीरीज को स्टेशनरी करना होगा. N non-stationary variables are said to be co-integrated and have long-run relationship if there are R less than N linear combinations which are stationary. अगर सारे linear combination of N variables are stationary, then system as a whole is stationary, uh, and there is no long-run relationship, only short-run relationship. अच्छा, as non-stationary variable has stochastic trend, two variables will be co-integrated only if their stochastic trends match or are related. ठीक है, इसको एक दो दफा पढ़ लीजिएगा एंड you'll get the hang of it, समझ जाएंगे आप लोग. अच्छा, अब कोइंटीग्रेशन को टेस्ट करना होता है कि क्या वाकई कोइंटीग्रेशन दो वेरिएबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं. तो उस टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं जो बेसिक टेस्ट है, वही आपके सिलेबस का पार्ट है, हम सिर्फ उसी को देखेंगे. दैट इज एंजल ग्रेंजर टेस्ट. टू स्टेप प्रोसीजर है, बहुत इजी टेस्ट है. तो अब इसको देखते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम टेस्ट करेंगे कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर नॉन स्टेशनरी और नॉट स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है. अब इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है या नहीं जाना. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसके, अगर आपके दोनों वेरिएबल स्टेशनरी हैं, आई जीरो है, it is not necessary to proceed since standard time series methods apply to stationary variables. In other words, we can apply classical regression analysis. तो जब वेरिएबल्स हैं ही स्टेशनरी शुरू में ही, तो फिर क्या ही जरूरत है को इंटीग्रेशन टेस्ट करने की. आप सिंपल उन पे ओएलएस लगाएं और उसको एस्टिमेट कर लें. नो इश्यू देयर. ठीक है, तो दूसरे स्टेप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा हमारे पास. सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका जो वाई टी वेरिएबल है वो आई वन है और जो एक्स टी वेरिएबल है वो आई टू है. अब आपको इसका पता होना चाहिए आई वन आई टू क्या होता है, कि वाई टी नॉन स्टेशनरी है और एक दफ़ा फर्स्ट डिफरेंस लेने से वो स्टेशनरी हो जाता है. एक्स टी भी नॉन स्टेशनरी है लेकिन वो दो दफ़ा डिफरेंस लेते हैं तब जाके स्टेशनरी होता है. दोनों का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट है. अब अगर दोनों का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट हो तो हम उस पर भी को इंटीग्रेशन को टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स आर नॉट को-इंटीग्रेटेड ऑफ सेम ऑर्डर. ठीक है, तब भी आप सेकंड स्टेप पर नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट है. अच्छा, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वेरिएबल्स आर नॉन स्टेशनरी एंड दे आर इंटीग्रेटेड ऑफ सेम ऑर्डर आई वन. देन वी कैन टेस्ट को इंटीग्रेशन. तो अब हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला कि वाई टी और एक्स टी दोनों फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद स्टेशनरी होते हैं, दोनों आई वन है. तो अब हम सेकेंड स्टेप पे मूव करेंगे. ठीक हो गया. यू हैव थ्री पॉसिबिलिटीज. अगर आई जीरो है, स्टेशनरी है, तो कोई इशू ही नहीं है, आपको इंटीग्रेशन टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. अगर डिफरेंट ऑर्डर के को इंटीग्रेशन है तो आगे नहीं बढ़ सकते आप. अगर दोनों का सेम ऑर्डर है इंटीग्रेशन का, देन यू कैन टेस्ट. अगर वो नॉन स्टेशनरी हैं और सेम ऑर्डर के हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और को इंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे. ठीक है, ओके. So the step 2 is estimate the long run equilibrium relationship using any of the following forms according to underlying theory. आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, विदाउट इंटरसेप्ट, विद इंटरसेप्ट एंड विद इंटरसेप्ट एंड ट्रेंड, कोई भी यूज कर सकते हैं एज पर योर थ्योरी. ऐसा नहीं अपनी मर्जी से नहीं करना, आपकी थ्योरी जो चीज जो फॉर्म जस्टिफाई करेगी आप वो यूज करेंगे. If variables are co-integrated, an OLS regression will yield super consistent estimator of the co-integrating parameters alpha and beta. अच्छा, ये लैंग्वेज है को-इंटीग्रेशन की. अगर को-इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है दो वेरिएबल्स के बीच में तो जो उनके पैरामीटर्स होते हैं उसको को-इंटीग्रेटिंग पैरामीटर्स कहते हैं. ओके, अच्छा जी. तो अब हमने चले डिसाइड कर लिया हमारी थ्योरी की बेस पे, हम कहते हैं जो सेकंड वाली रिग्रेशन है वो मोस्ट सूटेबल है अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी. हम उस पे ओएलएस लगाते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं यू टी हैट और यू हैट. ठीक है, अब यू हैट आ गया तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि
यू हेड क्या है? बेसिकली यू हेड डेविएशन है फ्रॉम द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, डिफरेंस है। कोई भी वेरिएबल्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, फिर उनमें शॉर्ट टर्म में कोई डिसइक्विलिब्रियम आता है। तो हमने उस डिसइक्विलिब्रियम को चेक करना है कि वो डिसइक्विलिब्रियम टेम्पररी है या परमानेंट है। पहले जैसे कि मैंने बात की, दोबारा इधर मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर वो डिसइक्विलिब्रियम टेम्पररी है तो मींस वेरिएबल्स आर कोइंटीग्रेटेड। अगर इक्विलिब्रियम सॉरी डेविएशन टेम्पररी नहीं है तो वेरिएबल्स आर नॉट कोइंटीग्रेटेड, लॉन्ग रन रिलेशनशिप नहीं। If these deviations are found to be stationary, then y and x are co-integrated of order 1 1। ठीक है? ओके। अच्छा, अब हमने जाहिर है डिसीजन किससे होगा कोइंटीग्रेशन का? वो होगा जब हम देखेंगे कि यू हैड स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। तो अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट रूट टेस्ट पढ़ाया है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं स्टेशनैरिटी को टेस्ट करने के लिए डिकी फुलर टेस्ट। ठीक है? तो अब हम यू हैट पे डिकी फुलर टेस्ट लगाएंगे। डिकी फुलर की इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब यूनिट रूट टेस्ट की इक्वेशन क्या बनेगी? दैट इज डेल्टा यू टी हैट, यूटी पे टेस्ट करना है ना। वहां पे जो एग्जांपल हमने की थी उसमें हम वाई टी की स्टेशनैरिटी चेक कर रहे थे, तो वाई टी की फॉर्म में इक्वेशन थी। लेकिन यहाँ पर हम रेजिडुअल का यूनिट रूट टेस्ट कर रहे हैं, तो वो रेजिडुअल की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है हमें। तो डेल्टा यू टी हैट इक्वल्स फाइव स्टेरिक। अब आपको पिछले वाले प्रोसीजर से पता होना चाहिए कि फाइव स्टेरिक इज 5 - 1। ठीक है? हम फाइव स्टेरिक पे हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे और लैग आ जाएगा ut-1 हैट प्लस et। अब ये एरर है रेजिडुअल। अच्छा, u hat is residual from a regression equation with mean necessarily equal to 0. There is no need to include intercept term. पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इज फाइव स्टेरिक। ऑब्वियसली हम फाइव स्टेरिक पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। क्या था हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, कि फाइव स्टेरिक अगर जीरो है तो देयर इज यूनिट रूट। क्योंकि फाइव स्टेरिक जीरो है इसका मतलब फाइव वन के इक्वल है। और अगर फाइव स्टेरिक लेस देन जीरो है तो स्टेशनरी है। क्यों? फाइव अगर लेस देन जीरो है इसका मतलब जो फाइव है, सिंपल फाइव स्टेरिक अगर लेस देन जीरो है तो जो सिंपल फाइव उसके अंदर पड़ा है लेस देन वन है। So if ut hat is stationary, y and x are co-integrated. If it is non-stationary, y and x are not co-integrated. Co-integrated होने का मतलब दोनों में लॉन्ग रन रिलेशनशिप है, और अगर co-integrated नहीं है तो उनमें लॉन्ग रन रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, अगर आप इक्वेशन 3 को देखें तो जो यूनिट रूट टेस्ट की इक्वेशन है, मैंने आपको यूनिट रूट टेस्ट में भी कहा था, उसको आप कैसे बता सकते हैं देख के कि ये यूनिट रूट टेस्ट की इक्वेशन है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिफरेंस की फॉर्म में होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यूनिट रूट की इक्वेशन लिखते हैं तो सिंपल डिपेंडेंट वेरिएबल हर इक्वेशन की तरह का लिखते हैं। नहीं, यूनिट रूट का डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंस की फॉर्म में होता है। अच्छा, अब उसी में यूनिट रूट टेस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर एरर्स कोरिलेटेड नहीं है तो हम डिकेपुलर टेस्ट यूज करेंगे, और अगर एरर्स हमें लगता है कि ऑटो कोरिलेटेड है तो हम ऑगमेंटेड डिकेपुलर टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब इसमें प्रिकॉशन क्या है कि जब हम यूनिट रूट टेस्ट करेंगे और यू हैट और डिकेपुलर टेस्ट लगाएंगे तो हम जो यूजुअल एडीएफ की वैल्यूज है ना, जो डिकी और फुलर ने दी, वो यूज नहीं करेंगे। क्योंकि एडीएफ ओरिजिनल वेरिएबल्स के लिए है और ये जो एरर है ये एक्चुअल एरर नहीं है, ये एस्टिमेटेड एरर है, ये रेजिडुअल है, इसमें खुद भी एरर हो सकते हैं। तो इसके लिए एंजर ग्रेंजर ने एडीएफ की सेपरेट वैल्यूज दी हैं, हम उन्हें यूज करते हैं। Okay, so if residual of equation 3 are not white noise, then an augmented form of the test can be used. Suppose ET exhibits serial correlation, then instead of using equation 3, we can estimate following autoregression. अब आप ये देखिए, वही यूनिट रूट टेस्ट की इक्वेशन है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिफरेंस की फॉर्म में है, वही सारी इक्वेशन है। एडिशन क्या है? हमने कहा था कि हम ऑटो कोरिलेशन को टैकल करने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग्स इंक्लूड करते हैं। इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा यू टी हैट है, तो लैग्स किसके आएंगे? डेल्टा यू टी हैट के लैग आएंगे।
अब डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर की ऑटो कोरिलेशन है, सेकंड है, थर्ड है, तो उस हिसाब से उतने ही हम लैग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक जर्नलाइज्ड फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये एच नॉट है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अम, ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इवन देन पढ़ने के बावजूद आपको कुछ समझ ना आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा कोइंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मैकेनिज्म। अब ये क्या है? इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊं, इसकी डिटेल्स में जाने से पहले एक जर्नल सा कॉन्सेप्ट आप समझें कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम हो, तो किसी भी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, जैसे हम मैक्रो में क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्जियन इकोनॉमिक्स में बात करते थे ना, कि आपका एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जब हम पहुंचते हैं, उसके बीच में हमारे पास शॉर्ट रन भी आता है। ज़रूरी नहीं कि वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में भी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। शॉर्ट रन में उस इक्विलिब्रियम में कुछ डेविएशंस आती हैं। अच्छा, अब अगर कोई भी इक्विलिब्रियम में जो डेविएशन आ रही हैं, अगर वो अपने आप को करेक्ट कर लेती हैं, तो लॉन्ग रन में दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। लेकिन अगर वो अपने आप को डेविएशंस करेक्ट ही ना करें, तो लॉन्ग रन में भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो जो एरर करेक्शन मैकेनिज्म है, वो ये देखता है कि आपका जो डेविएशन है या जो डिसइक्विलिब्रियम है, वो अपने आप को कैसे करेक्ट करता है और कितना करेक्ट करता है, so that long run equilibrium remains intact. अब इसको देखते हैं, if the variables are co-integrated, the residuals from the equilibrium regression can be used to estimate the error correction mechanism and to analyze the long run and short run effects of the variable, as well as to see the adjustment coefficient, which is the coefficient of the lagged residual terms of the long run relationship identified in step 2. ठीक है, तो एरर करेक्शन का कोफिशिएंट, जिसको हम एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है कह रहे हैं, वो क्या करेगा? वो आपको ये बताएगा कि शॉर्ट रन में कितना डिसइक्विलिब्रियम, कितनी डेविएशन एडजस्ट होती है, और वो शॉर्ट रन कोफिशिएंट भी आपको पता चलेंगे और लॉन्ग रन की कोफिशिएंट भी आपको पता चलेंगे। Okay, so if two variables are co-integrated, they are said to have long-run equilibrium relationship. This we know already. In the short run, there may be deviation from this equilibrium. ठीक है, दो वेरिएबल्स में लॉन्ग रन रिलेशनशिप होता है, लेकिन शॉर्ट रन में उनमें डेविएशन आ सकती है। ठीक है, जैसे मनी सप्लाई जरूरी नहीं हमेशा मनी डिमांड के इक्वल हो इन द शॉर्ट रन, उसमें डेविएशन आ सकती है। Due to this deviation, the movement of the co-integrated variables changes in the short run. तो अब ये जो co-integrated variable है, मनी डिमांड मनी सप्लाई, तो इस डेविएशन की वजह से शॉर्ट रन में इनमें चेंजेस आएंगे। So we call this error as equilibrium error and use it to tie the short run behavior of y to its long run value. ठीक है, तो फिर शॉर्ट रन में जो डेविएशंस हैं, हम उनको चेक करते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को करेक्ट करती हैं और कैसे वो लॉन्ग रन वैल्यू से रिलेट करता है। एरर करेक्शन मैकेनिज्म करेक्ट्स फॉर डिसइक्विलिब्रियम और डेविएशन, उसका नाम ही एरर करेक्शन है कि वो शॉर्ट रन डेविएशंस और डिसइक्विलिब्रियम को कैसे करेक्ट करता है। इक्विलिब्रियम एरर क्या है? ut इक्वल्स वाई टी माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स टी। ठीक है, ये यूजुअल एरर जिसके इक्वल होता है। अच्छा, फिर हमारे पास है ग्रेंजर रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, which states that if two variables y and x are co-integrated, then the relationship between the two can be expressed as error correction mechanism. अगर दो वेरिएबल्स को इंटीग्रेटेड हैं तो उनमें एरर करेक्शन मैकेनिज्म होगा। तो ये जो को इंटीग्रेशन है और जो एरर करेक्शन मैकेनिज्म है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
कंसिडर द एरर करेक्शन इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन इनकम मॉडल। अब ये देखिए, हम कंजम्पशन इनकम मॉडल लेके आए। चेंज इन कंजम्पशन किसके इक्वल है? इज चेंज इन इनकम प्लस अल्फा टू यू टी माइनस वन प्लस एप्सिलॉन टी। अब ये एरर करेक्शन की इक्वेशन लिखने का तरीका है। अब एरर करेक्शन की इक्वेशन डिफरेंस की फॉर्म में लिखी जाती है। आपकी जो यूनिट रूट की इक्वेशन थी उसमें सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंस की फॉर्म में था, लेकिन ये जो एरर करेक्शन की इक्वेशन है इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स डिफरेंस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और उसमें एक एडजस्टमेंट की टर्म भी होती है, और वो एडजस्टमेंट की टर्म कौन सी है? वो है अल्फा टू इंटू यू टी माइनस वन। तो ये जो अल्फा टू है ये आपको बताएगा कि शॉर्ट रन में जो डेविएशन आती है वो कैसे करेक्ट होगी। Using different variables and lagged residuals from the co-integrating relationship. Equation 4 includes both short run and long run information. कैसे? इसका जो पहला वाला पार्ट है डेल्टा वाई टी तक, वो शॉर्ट रन पार्ट है, और जो अल्फा टू यू टी माइनस वन है वो आपका लॉन्ग रन का पार्ट है, विच शोज द को इंटीग्रेशन। प्रीवियस पीरियड की एरर टर्म किसके इक्वल होगी? कंजम्पशन ऑफ प्रीवियस पीरियड एंड द माइनस इनकम ऑफ प्रीवियस पीरियड। इसको हमने सिंपली क्या किया है कि जो हमारी यूटी थी, जो हमारे एरर निकालते हैं, उसको हमने एक पीरियड लैग के लिए लिख लिया है। ठीक है, वन पीरियड लैग्ड वैल्यू ऑफ एरर फ्रॉम द को-इंटीग्रेटिंग रिग्रेशन। ओके, given variables I1, performing regression in different variables removes any long-term information carried by the levels of the variables, so that only inferences about changes is possible. ये बात मैंने आपसे पैनल डेटा रिग्रेशन मॉडल्स में की थी जब हम फर्स्ट डिफरेंस मेथड कर रहे थे, कि जब आप डिफरेंसिंग करते हैं तो लॉन्ग रन इफेक्ट्स रिमूव हो जाते हैं। लेकिन एरर करेक्शन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? वो इस तरह से करता है कि वो इसमें वो दोनों शॉर्ट रन लॉन्ग रन इंफॉर्मेशन उसने दोनों रखी हुई है। इसमें इक्वेशन 4 में जो अल्फा 1 है वो शॉर्ट रन मल्टीप्लायर है, जिसे इम्पैक्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। वो शॉर्ट रन इफेक्ट शो करता है, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन वाई टी ऑन कंजम्पशन। ठीक है, और जो अल्फा 2 है दैट इज द फीडबैक इफेक्ट, the adjustment effect, and it shows how much of the disequilibrium is being corrected. ये आपने लाजमी याद रखना है कि इसकी इक्वेशन कैसे बनती है एरर करेक्शन की, और उसमें जो अल्फा 1 है वो शॉर्ट रन इफेक्ट को शो करेगा ऑफ वाई टी ऑन सी टी, और जो अल्फा 2 है वो एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है, वो ये बताता है कि कितना डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट होता है। अब अगर हम ईसीएम इक्वेशन को दोबारा देखें, ये सेम इक्वेशन है, इसको आप देखें इस तरह से। ये क्या कह रही है कि चेंज इन कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन इनकम एंड इक्विलिब्रियम एरर टर्म। अच्छा, आप सपोज करें कि जो चेंज इन वाई टी है वो जीरो है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो यू टी माइनस वन है वो पॉजिटिव है, मतलब एरर पिछले टाइम पीरियड का पॉजिटिव एरर है। मतलब पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? एरर के वैल्यू अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू से ऊपर है। इनिशियल रिग्रेशन जब हमने पढ़ी थी आपको याद है ना, हमने कहा था पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर। तो अगर यू टी माइनस वन पॉजिटिव है तो मीन्स जो प्रीवियस वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू से ऊपर है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है डेल्टा सी टी माइनस वन बहुत हाई है, इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको उसको नीचे जाना पड़ेगा। डेल्टा सी टी माइनस वन इज above its equilibrium value of alpha naught plus alpha 1 delta yt minus 1। अच्छा, जो अल्फा 2 का कोफिशिएंट है उसका साइन हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, एरर करेक्शन की इक्वेशन की एक और बात याद रख लें। पहली तो ये थी कि डिफरेंस फॉर्म में होती है, दूसरी ये थी कि उसमें एरर की लैग वैल्यू होती है, और जो अल्फा 2 होता है वो एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है। अब तीसरी बात ये भी याद रख लें कि जो एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है अल्फा 2 वो हमेशा नेगेटिव होता है।
तो जो आपकी जो टर्म है अल्फा टू यू टी माइनस वन वो नेगेटिव होगी। अच्छा, तो देयरफॉर डेल्टा सी टी विल बी नेगेटिव टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। हमने क्या कहा, एरर पॉजिटिव है। एरर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि सी टी माइनस वन अपनी इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर है। तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए उसको क्या होना चाहिए, उसको नेगेटिव होना चाहिए ताकि वो नीचे की तरफ आए। That is, if CT is above its equilibrium value, then it will start falling in the next period to correct the equilibrium error. Hence, error correction mechanism. अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अगर UT माइनस वन नेगेटिव है, मतलब एरर नेगेटिव है। एरर नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि आपका जो C है वो अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू से नीचे होगा, नेगेटिव। अब अल्फा टू तो नेगेटिव ही होता है, UT माइनस वन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हमने कहा UT माइनस वन नेगेटिव है, अल्फा टू होता ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अल्फा टू UT माइनस वन विल बी पॉजिटिव विच विल कॉज डेल्टा CT टू बी पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि अगर C अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू से नीचे है तो उसको नेक्स्ट टाइम पीरियड में CT को इंक्रीज होना पड़ेगा टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। इस चीज़ को बार बार आप लोग सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। उसके बावजूद कोई मसला हो तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ। Thus, absolute value of alpha 2 decides how quickly equilibrium is restored. The coefficient alpha 2 can be interpreted as the proportion of disequilibrium that dissipates by the next period. Alpha 2 adjustment coefficient है, उसकी वैल्यू आपको बताएगी कि हर आने वाले नेक्स्ट पीरियड में डिसइक्विलिब्रियम कितना करेक्ट होता जाएगा। शॉर्ट पीरियड में इक्विलिब्रियम करेक्ट हो, डिसइक्विलिब्रियम करेक्ट होगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अचीव होगा। सो वी एस्टिमेट UT माइनस वन बाय, इस इक्वेशन से आएगा। एडवांटेजेस क्या है एरर करेक्शन मैकेनिज्म के, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। इसमें यह है कि इट इज़ अ कन्वीनियंट मॉडल मेजरिंग द करेक्शन फ्रॉम डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द प्रीवियस पीरियड which has a very good economic implication. Second, if we have co-integration, error correction mechanisms are formulated in terms of first differences, which typically eliminate trends from the variables involved and they resolve the problem of spurious regressions. Finally, the most important feature of the ECM comes from the fact that the disequilibrium error term is a stationary variable. Because of this, the error correction mechanism has important implications. The fact that the two variables are co-integrated implies that there is some adjustment process preventing the errors in the long run relationship from becoming larger and larger. मतलब अगर error correction mechanism नहीं होगा, अगर short run disequilibrium, deviations या errors correct नहीं होंगे तो in the long run आपके errors बढ़ते चले जाएंगे। अगर error correction mechanism होगा तो वो उसको करेक्ट करता रहेगा और आपके एरर्स इन द लॉन्ग रन बड़े नहीं होंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द कोइंटीग्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ज़रूर कोशिश करें कि ये जो दोनों लिंक्स मैंने आपको लेक्चर्स के शेयर किए हैं उनको एक दो दफ़ा ज़रूर पढ़ें। उसके बावजूद कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछें, बट कम प्रिपेयर्ड कि आपका चैप्टर 21 कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 22 स्टार्ट करेंगे एंड मेक श्योर कि आप लोगों की अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। थैंक यू।